हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग बूलियन थ्योरम या बूलियन लॉज के विषय में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सर्किट डिज़ाइनिंग सीखा। सर्किट डिज़ाइनिंग में हमने दो मेथड का इस्तेमाल किया, सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। दोनों ही मेथड में फाइनली अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल हमने सर्किट पहले बूलियन इक्वेशन तैयार किया। वो इक्वेशन तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन उसके सिंप्लीफिकेशन की जब ज़रूरत है, जब भी सर्किट प्रॉपर डिज़ाइन की जाती है तो ऐसा नहीं है कि पूरे इक्वेशन को सीधे सीधे सर्किट डिज़ाइनिंग में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारा प्रयास होगा कि क्या सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जो भी इक्वेशन अगर हमारे पास मिला तो क्या उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यदि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करने का प्रयास करेंगे और मिनिमल सर्किट डिज़ाइन की जाती है, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सर्किट भी मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में तैयार हो, इकोनॉमिकल हो। और इकोनॉमिकल होने के लिए तो हमें थोड़ा सा नॉलेज का अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सर्किट सिंप्लीफाई हो सकता है तो कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, करने के लिए हमको बूलियन थ्योरम को जानना जरूरी है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग बूलियन थ्योरम पर ही डिस्कशन करेंगे। इसको समझने के बाद सर्किट सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा और कोई भी सर्किट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंपल फॉर्म में ट्रांसफ़र करके फिर फाइनल उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़रा सा देखें कि बूलियन थ्योरम में है क्या। बूलियन थ्योरम बूलियन अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा तो आप जानते हैं, तो डेसिमल अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा में थोड़ा सा बेसिक अंतर है, और ये अंतर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि जो भी वेरिएबल हम डेसिमल नोटेशन में नॉर्मल अलजेब्रा में इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई भी नंबर हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के पोजीशन पर, लेकिन बूलियन वेरिएबल के तौर पर हमें पता है कि बूलियन वेरिएबल सिर्फ 0 या 1 के कंडीशन को ही फुलफिल करता है। हम दो ही वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट इज़ 0 और 1। तो जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे, एक्स वाई जेड ए बी जो भी हो, हर वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू होगा, वेदर इट इज 0 और 1। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने नॉट एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन नॉर ऑपरेशन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर का ट्रूथ टेबल भी देखा था, उसके इक्वेशन को भी समझा था। अब यहाँ पर हम विथ वेरिएबल हम एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमने एंड ऑपरेशन का बनाया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वेरिएबल हमने x लिया है, ये x बुलियन वेरिएबल है। इसका वैल्यू वेदर इट इज 0 और 1 इसी में से कोई होगा, इसी सेट का मेंबर होगा हमारा वेरिएबल। हम x ले लें, y ले लें, z ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधी फॉर्मूला हमने लिख रखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने दिया है 0 एंड x। x मीन्स आइदर 0 और 1, तो 0 एंड 0 भी करेंगे तो 0 होगा। अगर यहाँ पर वेरिएबल के जगह पर हम 1 भी लेते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट 0 ही आएगा। तो 0 एंड x इक्वल टू 0, ये फिक्स है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना होगा। x एंड 0 जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट हमने किया, उसमें भी आउटपुट 0 होगा। 1 एंड x इक्वल टू x, अगर यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 1 एंड 0 इक्वल टू 0 और 1 एंड 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल, इस कांस्टेंट फिगर 1 पर डिपेंडेंट नहीं है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि 1 के साथ जब भी हम कोई एंड ऑपरेशन करेंगे तो वेरिएबल ही हमारा आउटपुट होगा। उसी तरह इसका इसको पोजीशन शिफ्ट किया है, x एंड 1 इक्वल टू x। और ऑपरेशन में जब हम देखेंगे तो x और 0 इक्वल टू x, 0 और x इक्वल टू x, x और 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम और 1 से किसी भी वेरिएबल को और करते हैं तो फाइनल रिजल्ट 1 ही आता है। इसलिए x और 1 लिखें या 1 और x लिखें, दोनों ही केस में आउटपुट हमारा 1 होगा। कंबाइनिंग टू वेरिएबल विथ इटसेल्फ, इसका क्या मतलब है कि x एंड x अगर करेंगे तो रिजल्ट हमारा x होगा,
अब जरा सा देख लें, मान लेते हैं x का वैल्यू हम लिख लेते हैं 1, तो 1 एंड 1 इक्वल टू 1। x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 एंड 0 0। इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल याद रखना होगा, ट्रूथ टेबल हमने अब बता दिया है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कर देंगे तो आउटपुट हो जाएगा 0, मतलब 1 एंड 1 बार मीन्स 0 और 0 एंड 0 बार मीन्स 1। तो दोनों ही स्थिति में आउटपुट हमको 0 मिलेंगे। तो x एंड x बार इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना है। x एंड x बार, x एंड x इक्वल टू x एंड x एंड x बार इक्वल टू 0। x और x, यहाँ प्लस नोटेशन और ऑपरेशन को दिखाता है, तो x और x इक्वल टू x एंड x और x बार इक्वल टू 1, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो ये 12 फॉर्मूला हमारे पास आ गए, 4 एंड के लिए, 4 और के लिए, और 2 वेरिएबल के कॉम्बाइनिंग इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम करेंगे तो 12 हो गए। बाकी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये भी इक्वेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी वेरिएबल का x का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब फिर इस 0 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 होगा। इसका मतलब है कि 1 का डबल कॉम्प्लीमेंट्स भी 1 ही होगा या 0 का डबल कॉम्प्लीमेंट्स 0 होगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इस फार्मूला की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। इसके बाद अलजेब्रा में जो बेसिक लॉ है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल अलजेब्रा में भी वैसे ही काम करते हैं, यहाँ भी काम करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी एंड या और ऑपरेशन में यदि हम वेरिएबल के पोजीशन को बदल दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे भी हम एंड या और ऑपरेशन नॉर्मल अलजेब्रा में भी करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं x और y, तो ये इक्विवेलेंट होगा y और x का, मतलब इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू आप 1 ले लें, इसका वैल्यू 0 ले लें, तो क्या होगा 1 और 0, 1 और 0 क्या होगा 1 होगा। और इस केस में RHS में आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा 0 और 1, तो यहाँ भी फाइनल रिजल्ट 1 ही होगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है बुलियन अलजेब्रा। सिर्फ इतना याद रखें, कॉम्यूटेटिव लॉ तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल के पोजीशन को शिफ्ट करने से एडिशन या एंड या और ऑपरेशन में कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में हम वेरिएबल के पोजीशन को अगर एक्सचेंज करते हैं तो रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ता है, तो यहाँ भी वह उस रूल को फॉलो करता है। इस रूल को हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि x एंड y एंड z इक्वल टू x एंड y एंड z इक्वल टू x एंड y और एंड z। इन तीनों को जरा गौर से आप देख लें। मतलब किसी भी एंड ऑपरेशन में हम किस वेरिएबल को पहले एंड करते हैं और किसको बाद में करते हैं, इसका हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। हम चाहें तो इसको पहले एंड कर लें या पहले वाले 2 वेरिएबल को एंड करें या एक साथ तीनों को करें, हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम इसको इस तरह से या इसको सीधे इस तरह से नॉर्मलाइज करके हम लिख सकते हैं, हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे वेरिएबल को आप आगे शिफ्ट करें, पीछे शिफ्ट करें, ऑपरेशन आगे करें, पीछे करें, एंड ऑपरेशन में या फिर और ऑपरेशन में भी आप देख लें, x और y और z में x y को पहले करें या y और z को पहले करें, x को बाद में ऐड करें। ब्रैकेट देने का मतलब है कि बेडमॉस का रूल लागू होगा और ये पहले ऑपरेट होगा, तो पहले इस ऑपरेशन को करें, पहले इस ऑपरेशन को करें, या फिर सीधे आप ऐसे लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हम मान के चलते हैं इस तरह के कंडीशन में कि हम लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है ये ऑपरेशन, हम लेफ़्ट से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी आप लेफ़्ट से एंड करें या लेफ़्ट से और करें, ऑपरेशन रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आसानी से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ये जो भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें से किसी भी इक्वेशन को आप अगर चाहें, जैसे ये है x डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x, तो इसके अगेंस्ट सर्किट भी आप आसानी से खुद से बना सकते हैं। इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए x हमारा वेरिएबल है, हमने इसको नॉट से
निकाल दिया, यहाँ क्या हो गया x बार, फिर से नॉट से पास करेंगे तो यहाँ पर होगा x डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, इट इज इक्विवेलेंट टू x। अगर इसको 1 देंगे वो तो ये कॉम्प्लीमेंट होके 0 होगा, 0 से फिर ये 1 हो जाएगा, या 0 देंगे तो 0 से 1 होगा, 1 से फिर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को आप देख लें, दोनों तो सेम ही है। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं हर इक्वेशन को। इसके करस्पॉन्डिंग आप डिजिटल सर्किट बना लें, गेट का इम्प्लीमेंटेशन कर लें और फिर आउटपुट को ट्रूथ टेबल बना के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आसानी से इसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसमें कोई असर नहीं पड़ता। जैसे एक और छोटा सा काम कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा ये ऑपरेशन, एक रूल नंबर 14 पर जरा सा ध्यान दें, एक्स और वाई। तो एक और गेट आप बना लें, यहाँ पर आप दें एक्स और वाई, यहाँ पर आउटपुट मान लेते हैं हम जेड। एक दूसरा गेट आप बनाएं और x के जगह पर y और y के जगह पर x कर दें। तो ये दोनों ही सर्किट क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यही बात ये लॉ प्रूफ करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आसानी से हम एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, कॉम्बाइनिंग वेरिएबल, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन की बात हो, कॉम्यूटेटिव लॉ की बात हो, एसोसिएटिव लॉ की बात हो, इस लॉ को याद रखेंगे। अब इसका यूज क्या होगा इस पर हम डिस्कशन आगे करेंगे। अभी पहले इस रूल को हम देख लें। जितने भी रूल हैं हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपको हम उपलब्ध करा दें, ताकि उसको आसानी से आप एक जगह नोट करके रखें और उसको इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद सर्किट के सिंप्लीफिकेशन में हम करेंगे। तब आप आसानी से समझ पाएंगे कि इस तरह के इक्वेशन का क्या मतलब है। तो इसको अब हम रब करते हैं और फिर अगले इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी लेक्चर को अभी इसको रब करके फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इससे पहले कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ हमने देखा। अब अगला नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो नॉर्मल अलजेब्रा का है वही रूल है, एक्स एंड वाई और जेड इक्वल टू एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले इसको करके मल्टीप्लाई करना है, एंड ऑपरेशन करना है। आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड। एक्स और वाई एंड जेड इक्वल टू एक्स और वाई एंड एक्स और जेड, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है वो रूल हमने एब्जॉर्प्शन रूल के तहत लिखा है। इसको एक एक करके वेरीफाई करना होगा, तो जो यहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें एब्जॉर्प्शन रूल है क्या। सबसे पहला देखिए नंबर 20, रूल नंबर 20 कहता है एक्स और एक्स वाई इक्वल टू एक्स। एक्स और एक्स वाई इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं जो कि समझने में ज़्यादा सुविधा करेगी हमको। यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स और वाई, और अपने इक्वेशन को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्स वाई एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है एक्स और एक्स वाई। जरा गौर से देखें, इसके हर कंडीशन को हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि ये वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकता है। एक्स एंड वाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 एंड 1 होगा। इसको एक्स के साथ और ऑपरेशन करना है, एक्स और एक्स वाई। तो एक्स और एक्स वाई हमारा यहाँ है 0 और 0 0, 0 और 0 0, 1 और 0 1 एंड 1 और 1 1। तो एक्स और एक्स वाई
ये हमारा इक्वेशन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन रूल बोलता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स, तो ये हमारा एक्स है, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। क्या दोनों वैल्यू सेम है? 0 0 0 0 1 1 1 1। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को लिखने का बहुत मतलब नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस तरह का इक्वेशन हमारे प्रॉब्लम में आ जाए एक्स और एक्स वाई, तो आप उसको सीधे सीधे एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन का तरीका। दूसरा उसी तरह यहाँ भी दे रहे हैं कि x एंड x और y इक्वल टू x। आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर x y के जगह पर हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। हम क्या करते हैं, x और y यहाँ पे करते हैं, x और y, और यहाँ पर x एंड x और y, ये इक्वेशन मिल जाएगा हमको। तो x और y करेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 0, सॉरी 0 1 1 1, x के साथ एंड करना है, तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1 1 एंड 1। फिर भी स्थिति सेम है, आप देख ले। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के बदले सिर्फ x से रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो आप या तो x और xy ये आपको याद रखने होंगे, इसको प्रैक्टिस करके आप याद रखें, ऐसे याद रखें। लेकिन जब भी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे, इस रूल को, आप सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है कि आप कोशिश करेंगे इसको याद रखने की। अब जरा सा इसको जरा देख लें, एक तीसरा 22, इनका क्या कहना है। हम एक्स वाई में कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं, एक्स वाई के हर कंडीशन को तो हमने ट्रूथ टेबल में लिख ही रखा है। ज़रा देखते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। एक्स वाई, एक्स एंड वाई, और यहाँ एक्स एंड वाई बार। आप फिर दोनों को एंड करेंगे, मतलब एक्स एंड वाई और एक्स एंड वाई बार। यही हमारा प्रॉब्लम है, फॉर्मूला है। इस थ्योरम को जरा प्रूफ करके देखें कि अगर सही है कि नहीं। तो 0 एंड 0 0 0 0 1, एक्स एंड वाई बार, एक्स एंड वाई तो हमने निकाल लिया, यहाँ वाई बार का तो हमने कोई कॉलम नहीं बनाया। आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको वाई बार को लॉजिकली हम कंसीडर तो कर ही सकते हैं। एक्स एंड वाई बार, तो 0 एंड वाई बार क्या होगा, 1 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड वाई बार, 1 एंड 1 1, एंड 1 एंड 0 0। बात समझ में आ गई। हमने x का वैल्यू यहाँ से लिया है और y को कॉम्प्लीमेंट किया। y को आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट करके अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं y बार हमने लिख लिया, तो y बार क्या है, यहाँ 1 है, 0 है, 1 है, 0 है। अब इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, तो 1 एंड 0 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, एंड 0 एंड 1 0। ये बात समझ में आ गई। तो यही काम हमने किया, लेकिन हमने लॉजिकली किया था, आप इसको करके अलग से देख सकते हैं। अब इन दोनों को हमको और करना है, और करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 एंड 1 1 एंड 1। ये दोनों भी तो यही x के बराबर है। तो ये है एब्जॉर्प्शन रूल। अगर कहीं भी इक्वेशन में आपको एक्स वाई और एक्स वाई बार नजर आए, आप इमीडिएट उसको x से रिप्लेस कर दें, क्योंकि डिजिटल थ्योरम में ये x के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर इस तरह का कॉम्प्लेक्स अगर इक्वेशन हो, उसके बदले x लिख दें, तो हमारा सर्किट डिजाइनिंग आसान हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। ठीक उसी तरह x और y एंड x और x बार, यहाँ पर हमने एंड का ऑपरेशन लिया है, यहाँ और ऑपरेशन लिया है, इसका वैल्यू भी x ही होगा। अब अपने से वेरीफाई कर लेंगे, हमें लगता है कि आसानी से आप कर पाएंगे।
जिस तरह से 22 हमने किया है उसी तरह 23 आप कर लें। और 23 नहीं, हर वैल्यू को आप कर सकते हैं। 24 में देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, x और x बार y इक्वल टू x और y। उसी तरह x z और z x बार y इक्वल टू z x प्लस z y। मतलब यहाँ x बार का कोई मतलब नहीं है, तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखेंगे। इसमें हर फॉर्मूला को इसी तरह से आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन को ट्रूथ टेबल बना लें, जो जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल को इनपुट के तौर पर ले लें, उनके हर कंडीशन को लिख लें और एक एक स्टेप के लिए इक्वेशन बनाएं और फाइनली वेरीफाई करके देखें। अगर दोनों सेम है तो आसानी से हो जाएगा। जैसे एक 25 है, इसको जरा हम वेरीफाई कर लें। 25 क्या कहता है, x एंड x बार और y इक्वल टू x और y। हमारे पास एक्स वाई ऑलरेडी है। अब जरा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक और वेरिफिकेशन देख ले तो आसान हो जाएगा काम। इसको हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बार और वाई करेंगे। एक्स बार और वाई, यहाँ भी वही स्थिति, क्योंकि एक्स है हमारे पास, एक्स बार तो है नहीं, तो आप एक्स बार चाहे तो अलग से लिख लें। 1 1 0 0 एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स बार। अब एक्स बार और वाई है तो 1 और 0 1, 1 और 1 1, 0 0 0 0 1 1। एक्स बार और वाई हमने कर लिया। फिर इसको एक्स से एंड करना है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, x एंड x बार और y। हमारे पास x बार y ऑलरेडी अवेलेबल है और हमारे पास x भी अवेलेबल है, तो एंड कर लें 0 एंड 1 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। और फाइनल इक्वेशन हमारा क्या कहता है राइट हैंड साइड में, x और y। तो यहाँ x और y जरा कर लें। x और y, तो x और y करेंगे तो यहाँ होगा 0 0 0, x और y, तो ये तो 1 होगा। 1 मिनट, 1 1 1, तो x एंड x बार और y, x बार और y 1 1 1 1 1 1, एक्स बार और वाई 1 1 0 0 0 0 1 1। हाँ, इसको एंड किया हमने इससे, तो 0 0 1 0। तो ये कैसे कह रहा है भाई, देखिए ये इक्वेशन जो है यहाँ पर x एंड y होगा। अब आप आसानी से देख लें कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0 0, ये दोनों बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है x एंड x बार और y इक्वल टू x एंड y, नॉट x और y। तो इस तरह से आप खुद से वेरीफाई करके हर इक्वेशन के लिए 26, 27, 28, 29 और 30 को जरा वेरीफाई करेंगे। एक एक इक्वेशन, एक एक स्टेप को इस तरह से ट्रूथ टेबल बनाएंगे, बना करके उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कोई भी वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे मेल पर, व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज दें, उसका सॉल्यूशन हम आपको पुनः वापस बना करके दे देंगे। इसके बाद लास्ट एक ऑप्शन है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि डिमॉर्गन्स लॉ को अगर हमको सोल्व करना, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही पावरफुल लॉ है जिसका हमेशा एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछा जाता है और ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम मल्टी वेरिएबल की बात किए हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x एंड y बार इक्वल टू x बार और y बार, या दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x और y होल बार इक्वल टू
एक्स बार एंड वाई बार। ये है हमारा मल्टी वेरिएबल का, एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल हो अलग अलग कर सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और। यहाँ पर ये अगर गौर से देखें तो ये इक्वेशन हमें बोलता है तो ये है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स में दो लॉ हैं। डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ इसको आप बोल सकते हैं, ये हमारा सेकेंड लॉ है। और ये दोनों लॉ भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनके लिए हम ट्रूथ टेबल ज़रा बना लें। एक्स वाई और यहाँ पर हम ले लें एक्स एंड वाई बार, एक ही बार में कर लेते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्स एंड वाई बार इज इक्वल टू एक्स एंड वाई 0 एंड 0 0 0 का बार 1 0 1 0 1 1 0 0 एंड 1 1 1 0। और इसी के इक्विवेलेंट आप निकाल ले एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार को अगर निकालना हो तो पहले एक्स बार ही निकाल लें, फिर वाई बार निकालें। आज तब दोनों को करें तो एक्स बार क्या होगा 1 1 0 0, वाई बार 1 0 1 0। अब दोनों का एडिशन एक्स बार और वाई बार, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स बार और वाई बार। ये हमारा यहाँ पर वैल्यू होगा तो 1 1 1 1 0 और ऑपरेशन है 1 1 0। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है। इसका मतलब है डिमॉर्गन्स का ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इस दूसरे लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है एक्स और वाई का होल बार, दूसरे केस की हम बात कर रहे हैं, एक्स और वाई का होल बार। तो एक्स और वाई क्या होगा, एक 0 एंड 0 0 0 का बार 1 0 1 1 1 का बार 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। और ठीक वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, एक्स बार वाई बार, केवल यहाँ पर एंड ऑपरेशन कर देंगे। तो एक्स बार वाई बार का एंड करेंगे तो आप देख लें 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 एंड 1। इस स्थिति में भी ये दोनों इक्वेशन सेम है। कहने का सीधा मतलब है कि अब हम सर्किट डिज़ाइनिंग की अगर बात करेंगे तो सिर्फ ट्रूथ टेबल से इक्वेशन ड्रॉ नहीं करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ सर्किट डिज़ाइन करें, उसको सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफिकेशन के आधार पर हम सर्किट डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आसानी से सर्किट को सिंप्लीफाइड वे में डिज़ाइन करें। अगर सिंप्लीफिकेशन के बगैर कोई सर्किट हम ड्रॉ भी करते हैं तो उसका बहुत मतलब नहीं है। वो सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, कॉस्टली होगा और एरर फ्री नहीं होगा, उसमें बहुत सारे एरर आएंगे, डिजाइनिंग में भी एरर आएंगे, डिजाइनिंग के बाद भी उसका लाइफ स्पैन कम होगा। अगर हम सिंप्लीफाई करके बहुत छोटे लेवल पर ले लाएं सर्किट को, कम से कम वेरिएबल और उसके एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़े और हमारा ये है कि प्रॉब्लम पर कोई असर ना पड़े। ऐसा नहीं कि सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया और प्रॉब्लम हमारा गड़बड़ हो जाए। प्रॉब्लम में जो हमारा रिक्वायरमेंट हो वो तो कांस्टेंट है और उसके आधार पर सबसे मिनिमल सर्किट कैसे डिज़ाइन की जाए इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए हमको इन सारे इक्वेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कोशिश करेंगे इस सर्किट में जितना संभव होगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सबको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। और इतने जो 32 हमने रूल्स और थ्योरम बताए हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप आसानी से सर्किट को डिज़ाइनिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। इस सर्किट को ध्यान में रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग का पुनः काम शुरू करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे या प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड की बात करेंगे और ये जो इक्वेशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके यूज करेंगे ताकि हम देखें कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर पाने में सक्षम हैं या नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।